हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये एकदम क्रैश कोर्स होगी, एकदम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपको रिमेंबर रखनी होगी फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर। इस तरह का ये वीडियो कोर्स होने वाला है, एकदम क्रैश कोर्स जिसको हम कहेंगे। तो टॉर्सन वाले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, टॉर्सन एक तरह का मूवमेंट है, इसको कहते हैं टॉर्सनल मूवमेंट। यूनिट न्यूटन मीटर या न्यूटन एमएम, किलो न्यूटन एमएम। ओके, मतलब फोर्स इंटू लेंथ का यूनिट रहता है। जो हम टॉर्सन पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर, यहाँ पर इट विल बी जनरली वैलिड फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट या फिर होलो सर्कुलर शाफ्ट। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एग्जामिनेशन में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर ही पूछेगा या फिर होलो सर्कुलर शाफ्ट के ऊपर ही पूछेगा, इससे ज्यादा अंदर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए टॉर्सन का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में एक चीज मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा, थीटा। ठीक है, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता था, इसमें से पहला पॉइंट, इट इज कांस्टेंट ओवर ए क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरा इट वेरी अलोंग द लेंथ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन जो होता था, इट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द लेंथ बट वेरी ओवर द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जिसका जो वेरिएशन होता था शियर स्ट्रेन का, ये कुछ ऐसा होता था कि जीरो एट द सेंट्रॉइड, मतलब जो क्रॉस सेक्शन है इसके सेंटर पे, ये मान लो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसके सेंटर पे जीरो स्ट्रेन एंड मैक्सिमम एट पेरिफेरी। ओके, मतलब इसके सरफेस पे 5 मैक्स आपको मिलेगा, 5 मैक्स। सो हम टॉर्सन का जो बेसिक चीज है, कोई भी मटेरियल के ऊपर अगर टॉर्सनल मोमेंट अप्लाइड है तो उस कारण से मटेरियल के अंदर क्या डेवलप होता है? शियर स्ट्रेस, है ना, क्योंकि बेसिकली वहां पे शियर स्ट्रेन डेवलप होती है। तो इसी शियर स्ट्रेन को हम शियर स्ट्रेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमको पता है कि शियर स्ट्रेस टाउ विल बी इक्वल टू क्या? जी टाइम्स फाई, जी फाई, है ना। ये फाई क्या है? शियर स्ट्रेन, हेंस फाई इज इक्वल टू टाउ बाई जी। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ रहे हैं? मतलब शियर स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में लिंकअप है, और वो भी जो वेरिएशन है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में, द वेरिएशन इज आल्सो लीनियर। इसलिए टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का जो डायग्राम बनेगा वो भी लीनियर वेरिएशन का बनता है, कोई पैराबोलिक नहीं। या फिर जैसा पैराबोलिक किसमें बनता था? शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स का जो हम डायग्राम बनाते थे फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, आई सेक्शन, टी सेक्शन, है ना, उसके लिए वहां पे पैराबोलिक वेरिएशन आप देखेंगे। लेकिन टॉर्सन के कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, उसकी जो वेरिएशन होती है क्रॉस सेक्शन के ऊपर, इट इज लीनियर। क्यों? क्योंकि इसके रिलेशनशिप को यहाँ पे देखिए, है ना, इट इज लीनियर वेरिएशन। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन जो होता है सेंट्रॉइड पर जीरो होता है और मैक्सिमम होता है एट पेरिफेरी। ओके, सो सेंट्रॉइड मतलब रेडियस इक्वल टू जीरो, यहाँ पर रेडियस इक्वल टू आर, आर इक्वल टू आर, है ना, या फिर आर कैपिटल आर लिख दिया। ये चीज समझ में आया? जो बातें मैं बता रहा हूं ना, वो सब इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का प्लेलिस्ट में आप जब सर्च करेंगे तो टॉर्सन का पूरा डिटेल चैप्टर, ओके, पूरा डिटेल चैप्टर, ये सारे स्टार्टिंग वाले बेसिक सारा कुछ हमने अप टू टॉर्सनल शियर स्ट्रेन एनर्जी हमने एक्सप्लेन करके डिराइव करके रखा हुआ है। सो फॉर कंप्लीट कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो देयर। अगर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया पता है तो यहाँ पर आपको ये सीखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा गेट में। ये जो चीज अभी मैंने लिख दिया, ये 2 पॉइंट लिख दिया है रिलेटेड टू, सबसे पहले मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में लिख दिया, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट अपने आप में ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर का। शियर स्ट्रेन के बारे में लिख दिया, ये अपने आप में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है गेट या ईएस के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्विक रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड फाई, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट, ओके, एंड शियर स्ट्रेन के बीच में एक क्विक रिलेशनशिप देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सर्कुलर शाफ्ट है, ये मेरा एक सर्कुलर शाफ्ट है, और ये जो सर्कुलर शाफ्ट है ये फिक्स्ड है एट एंड ए। ये सर्कुलर शाफ्ट है ए बी, और इस शाफ्ट का लेंथ है एल, एंड दिस इज फिक्स्ड एट एंड ए। तो एंड ए पे फिक्स है, तो वहां पे टॉर्सनल रिएक्शन मोमेंट डेवलप होगा। ओके, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस शाफ्ट का फ्री एंड पर यहाँ पे एक टॉर्क लगा दिया टी। ठीक है, अब देखिए, लेट्स सपोज इसका मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बाहर निकाल के ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो इस क्रॉस सेक्शन का ये वाला पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड या फिर सीजी। ठीक है, तो अब देखिए, जब टॉर्क नहीं लगा था, सोचो, ये टॉर्क अभी मिटा देता हूं। ओके,
क्विक कॉन्सेप्ट है तो क्विकली ही समझाएंगे। ये टॉर्क अभी मिटा दिया मैंने। जब टॉर्क नहीं लगा था तो लेट्स सपोज ये कोई पॉइंट था सी डैश ऐसा था, ठीक है, या फिर अच्छा छोड़िए ये कोई पॉइंट था सी, ऐसा सोचो ये कोई पॉइंट है सी जब टॉर्क नहीं लगा था। ओके, सरफेस के ऊपर ये कोई पॉइंट है सी, लेकिन जैसे ही आप टॉर्क अप्लाई करोगे एट फ्री एंड, इस तरह से एक टॉर्सनल मोमेंट अप्लाई कर दिया, तो ये जो सी पॉइंट है मतलब ये मटेरियल में ट्विस्टिंग आएगा, तो ये जो सी पॉइंट है ये मूव करके कहां पर आ जाएगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया सी डैश पॉइंट पर ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ये मान लीजिए ये इसका सेंटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट क्या है, रेडियस, ठीक है, ऑफ दिस शाफ्ट, ये भी रेडियस ऑफ दिस शाफ्ट है ना। तो अंडर दिस ट्विस्टिंग मोमेंट जो ये जो पॉइंट सी से सी डैश ट्रेवल किया, ओके, तो इनके बीच का जो ये एंगल बनता है, ये एक एंगल बन रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा। सो अगर इस एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा को मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने इधर बनाया बाहर निकाल के साफ साफ अगर दिखाऊं आपको, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको कैसे दिखेगा, सो ये दिखेगा आपको, ये यहाँ था सी पॉइंट, फिर ट्विस्ट होके सी पॉइंट यहाँ पहुंच गया सी डैश पर अंडर टॉर्सन इफेक्ट, अंडर ट्विस्टिंग इफेक्ट। तो ये जो एंगल बन रहा है इट इज कॉल्ड योर थीटा, दिस इज योर एंगल ऑफ ट्विस्ट। समझ गए? तो ट्विस्टिंग हो रहा है तो एट एंड ए देखिए, एंड ए पर देखिए, एंड ए पर भी एक टॉर्सनल मोमेंट डेवलप होगा, टॉर्सनल रेजिस्टेंस यहाँ पे डेवलप होगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये एंड ए जो है ये फिक्स्ड एंड है। ओके, अब शियर स्ट्रेन का बात करता हूं मैं। शियर स्ट्रेन को इस तरह से कुछ यहाँ पे एंड ए से दिखाया जाएगा, ऐसा, ठीक है, शियर स्ट्रेन को कुछ इस तरह से एंड ए पे दिखाया जाएगा। ये जो शियर स्ट्रेन है इनके बीच का एंगल, इसको हम कहेंगे फाई। ओके, इसको हम कहेंगे फाई। अब देखिए यहां से इस क्रॉस सेक्शन, इस डायग्राम को देखिए, सी से सी डैश, ओके, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आर टाइम्स थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट। फिर सी टू सी डैश को मैं कैसे लिख सकता हूं, एल इंटू फाई, ऐसे लिख सकते हैं। सो सी सी डैश तो सेम है, इट इज सेम कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर टाइम्स फाई, सॉरी आर इंटू थीटा इक्वल टू एल फाई की नहीं। ओके, तो यहां से आपका शियर स्ट्रेन का अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो फाई इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल की नहीं। समझ रहे हैं कि सो अगर आपको गेट में पूछ दिया, इस तरह का कंडीशन दे दिया और शियर स्ट्रेन का वैल्यू निकालो बोल दिया, और आपको दे दिया है क्या, डायमीटर ऑफ शाफ्ट दे दिया, लेंथ ऑफ शाफ्ट दे दिया और एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ शाफ्ट दे दिया, और गेट में पूछ दिया कि फाइंड दिस शियर स्ट्रेन एट दैट क्रॉस सेक्शन, तो है ना, एट सरफेस, एट फेरी पूछ लिया मान लो, तो ऐसे निकाल लोगे शियर स्ट्रेन का। समझ रहे हैं, इस तरह से निकाल लेंगे शियर स्ट्रेन। ठीक है, अभी मान लो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, वेल दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा चीज तो ये सब चीज हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये इसका वेरिएशन के बारे में हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं कि जो अभी जो पॉइंट लिखवाया है ना कि शियर स्ट्रेन लेंथ पर, किसी भी लेंथ पर कांस्टेंट रहती है लेकिन क्रॉस सेक्शन के अलोंग वेरी करती है। इन सब चीजों का विजुअलाइजेशन मैंने वीडियो लेक्चर्स में करा दिया, यही डायग्राम को यूज करके। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम देखते हैं टॉर्सनल फॉर्मूला क्या है। टॉर्सन वाले चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसी को हम कहते हैं टॉर्सनल फॉर्मूला। T अपॉन IP इक्वल टू टाउ बाई R इक्वल टू G थीटा अपॉन L। इसमें कौन सा क्या चीज है समझते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, अदर देन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, उनके लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। सो चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट है, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, इस शाफ्ट का लेंथ है L। ये जो शाफ्ट है ये जिस मटेरियल से बनी है उसका शियर मॉडुलस ये है G। जैसे इलास्टिक मॉडुलस होता है E, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी तरह से ये है शियर मॉडुलस। ठीक है, या फिर रिजिडिटी मॉडुलस, इसको हम रिजिडिटी मॉडुलस भी कहते हैं।
ओके, जैसे आपका फॉर नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपका कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू नॉर्मल स्ट्रेन, उसी तरह से शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू शियर मॉडुलस, ओके, शियर मॉडुलस जी इनटू शियर स्ट्रेन फाई, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ जाती है यहाँ पे। तो इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुत चीज यूज होगा इस फार्मूला का, बहुत डिफरेंट टाइप्स में आगे चल के। ये कहाँ पे यूज होगा, जब स्ट्रेन एनर्जी देखेंगे ड्यू टू टॉर्सन, तो वहां पे इस फार्मूला का, इसी कॉन्सेप्ट का बेसिकली यूज होता है, ठीक है। नाउ तो ये एल और जी आपको समझ में आ गया। थीटा क्या है, देखो लेट्स सपोज मैंने इसके फ्री एंड पर यहाँ पे एक टॉर्सन लगा दिया, टॉर्क टी, ठीक है, तो टी का मतलब तो समझ गए टॉर्क, ये टी क्या है, टॉर्क कितना आपने लगाया, ओके। इस शाफ्ट का जो डायामीटर था वो है मान लो डी, ठीक है, और थीटा क्या है, इट इज अभी देखा था एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज योर एंगल ऑफ ट्विस्ट। टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस डेवलप्ड, और एल तो समझ में आ गया, लेंथ ऑफ द शाफ्ट, और आर क्या है, चलिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन ही ड्रॉ कर देते हैं। तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर दिया, तो इसका मान लो डायमीटर है डी, इसका डायमीटर कितना है डी, तो ये उसका सेंटर हो गया, तो ये सेंटर से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा d/2, ओके। सो शियर स्ट्रेस जो टॉर्सन के कारण डेवलप होगा, अभी मैंने बोला था कि इसका जो वेरिएशन होता है इसको जनरली हम लीनियर वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन इज लीनियर, ओके। तो ये है शियर स्ट्रेस। अब इसका डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब चीजों को यहाँ पे नहीं देखा जाता, जस्ट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो शियर स्ट्रेस होती है ये मैक्सिमम होती है टाउ मैक्स एट सरफेस पेरिफेरी, है ना। तो सेंटर से लेके जहां पर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, ठीक है, ये कहां पर है d/2, समझ में आया, इट इज एट d/2। तो r का वैल्यू क्या होता है, r जनरली मान लो कि हमको शियर स्ट्रेस निकालना है यहाँ पर एट दिस सेक्शन, ओके, तो यहाँ पर ये, तो सेंटर से ये कितने डिस्टेंस पे है, इसी को r कहते हैं। सो जहां पर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलेगा फ्रॉम सेंटर, तो वो हो जाएगी, वो जो भी डिस्टेंस होगी वो होगी r max की नहीं, इसको हम r max कहेंगे क्या नहीं। सिमिलरली दिस साइड r max विल बी इक्वल टू d/2, ओके। और शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन जो डेवलप होगा, उसका जो वेरिएशन होगा इज लीनियर, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए मैं इन सब चीजों को हाईलाइट करके एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूं, एक तरह का कंप्लीट रिवीजन सेट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब आईपी क्या है, व्हाट इज आईपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपी का कैलकुलेशन, इट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर इनर्शिया तो नहीं, डायरेक्ट पोलर मोमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। इनर्शिया में मास वाला टर्म आ जाता है, तो यहाँ पे मास वाले टर्म का कोई मतलब नहीं है, तो पोलर मोमेंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। इसको हम कहेंगे IXX प्लस IYY, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर AR²। आर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, इस तरह से भी लिखा जाता है। AR², ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सोम के अंदर चूंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो टॉर्सनल फॉर्मूला इट इज जनरली वैलिड फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन अभी 3 तरह का हो सकता है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो होते हैं वो 3 तरह का हो सकता है। एक होता है सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मतलब लेट्स सपोज ये एक सर्कुलर शाफ्ट है जिसका डायमीटर है d और इसके अंदर पूरे में मटेरियल है ना,
ठीक है, तो इसका अगर आईपी बताना है आपको तो हमने क्या बोला, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ओके, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इसका आई एक्स एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स एस इक्वल टू आई वाई वाई होता है कितना, पाई डी 4/64। तो पाई डी 4/64 प्लस पाई डी 4 अभी ये सब कैसे डेरिवेशन इसका नहीं बताऊंगा यार, सब कुछ बता दिया हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई डी 4/64 मतलब पाई डी 4/32। तो ये होगी आईपी फॉर दी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। ये कौन सा शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा हॉलो, हॉलो सेक्शन, हॉलो क्रॉस सेक्शन। हॉलो क्रॉस सेक्शन मतलब लेट्स सपोज ये इस तरह का कुछ है। ओके, इस तरह का होने का मतलब क्या है वो भी समझा देता हूँ। ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो सेंटर से जो इनर रेडियस है, ठीक है, ये लेट्स सपोज आर आई है, और सेंटर से जो आउटर रेडियस है इट इज आर नॉट, ऐसा मान लो, है कि नहीं। या फिर सेंटर से जो इनर रेडियस है इसको हम कहेंगे डी आई बाई टू, इनर डाया बाई टू। सेंटर से जो आउटर है इसको हम कहेंगे डी नॉट बाई टू, डी नॉट बाई टू, ऐसा कह सकते हैं। समझ गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो आईपी क्या हो जाएगा, सेम ऐसा ही होगा। देखिए π/32 एज इट इज रहेगा, ओके, π/32 एज इट इज रहेगा। फिर हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ dy4 है ऊपर में, तो अभी इधर क्या कर देंगे, मटेरियल किस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में मटेरियल है कि नहीं, है ना, इस वाले पोर्शन में मटेरियल, और बाकी बीच का क्या है, हॉलो, एक पाइप जैसा। तो हम क्या यहाँ पे क्या कर देंगे, d0/2 माइनस di/2, इसका पावर 4 है ना, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा क्या, गलत, ठीक है, ऐसा नहीं निकलेगा। एक्चुअली मेरा दिमाग कहाँ चला गया था पता नहीं। अरे यहाँ पे देखो ना, डी है ना, डी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, π/32 तो एज इट इज रह जाएगा। फिर इधर d0/4 माइनस di/4 हो गया, ओके। तो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ एरिया है, फिर सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया तो नहीं, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया, ये क्या होगा, IP इक्वल टू π/32 d0/4 माइनस di/4, इस तरह से निकाल लेंगे। अब तीसरा टाइप ऑफ जो आपको क्वेश्चन में रहेगा वो रहेगा ट्यूब, ठीक है। मतलब वो भी हॉलो जैसा ही रहेगा, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस आपको दे दिया रहेगा। लेट्स सपोज इसका थिकनेस है T, ये ट्यूब है। लेट्स सपोज कि सेंटर से इसका रेडियस है R, इस ट्यूब का रेडियस है मीन रेडियस, कौन सा, मीन रेडियस, इट इज R, ठीक है। सो इसका आईपी हम कैसे निकालेंगे, इसका आईपी निकालने का जो कॉन्सेप्ट है हम ये यूज करेंगे IR² वाला फॉर्मूला, सॉरी AR² वाला फॉर्मूला। तो एरिया क्या हो जाएगा इस ट्यूब का, 2πr, ठीक है, पेरीमीटर हो गया। इसी के साथ थिकनेस T को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको निकल जाएगा एरिया इंटू R² इक्वल टू क्या, कैपिटल R² के, समझे क्या। तो ये डायरेक्टली आपका आईपी निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2πr³T, ओके। तो ये हो गया आपका आईपी, ओके। अभी देखो आईपी से अगर जेडपी निकालना है, जेडपी मतलब देखो, जेडपी मतलब क्या, IP/R मैक्स, इसको हम जेडपी कहते हैं, ठीक है। सेक्शन पोलर मोड, सेक्शन मॉडुलस कहते हैं ना, वही चीज है। तो जेडपी निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr³ डिवाइडेड बाय R मैक्स, क्या होगा इस केस में, R होगा कि नहीं। तो ये क्या हो गया, 2πr³
आर स्क्वायर टी, ठीक है, इट विल बी योर ZP। अब देखो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन जो मैंने बोला था ड्यू टू टॉर्सन, वो बोला था मैंने क्या, लीनियर, सेंटर से लीनियर, ऐसा ऐसा मैंने बोला था वेरिएशन। लेकिन सर्कुलर ट्यूब के लिए जो शियर स्ट्रेस का वेरिएशन होता है ना, जो वेरिएशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म वेरिएशन, मतलब पूरे ट्यूब वाले मटेरियल में शियर स्ट्रेस आपका कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू टॉर्सन। यूनिफॉर्म वेरिएशन, यूनिफॉर्म वेरिएशन, क्योंकि वो मटेरियल एक बहुत थिकनेस उसका बहुत कम है, काफ़ी कम है, तो उसमें शियर स्ट्रेस का क्या वेरिएशन देखेंगे। जस्ट थोड़े से थिकनेस ऑफ मटेरियल में वो ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो उसको कांस्टेंट मान लिया जाता है, समझे। तो ये यूनिफॉर्म वेरिएशन इसका होता है। फिर उसके बाद इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन है ना, कंपोजिट शाफ्ट में, इन सब चीज़ों में सब ओके समझाया हुआ था। सो उन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा इसका, आईपी निकालने का ट्यूब के लिए, ट्यूब का आईपी कैसे निकालेंगे, ZP कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर इसका शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, इट इज योर यूनिफॉर्म वेरिएशन। अब एक नया कॉन्सेप्ट कि शियर स्ट्रेस किस डायरेक्शन में डेवलप होता है जब हम टॉर्सन लगाते हैं। कहने का मतलब है, लेट्स सपोज कि आपके पास एक शाफ्ट है, ठीक है, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर आपने एक टॉर्क लगा दिया T, तो इस टॉर्सन को लगाने के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, ये तो हमको पता है, लेकिन कौन कौन से डायरेक्शन में, तो दो डायरेक्शन में डेवलप होते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। एक होता है सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, अलोंग सर्कमफ्रेंस, मतलब ये मान लो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन मतलब अलोंग सर्कमफ्रेंस, मतलब ऐसा सर्कमफ्रेंस के अलोंग, समझ रहे हैं, इस तरह से। फिर ये डेवलप होगा, फिर दूसरा किधर डेवलप होगा, दूसरा डेवलप होगा अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, मतलब ये मान लो शाफ्ट का लेंथ है, ओके, दिस इज योर लेंथ ऑफ शाफ्ट। सो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन कहने का मतलब है इस तरह से कुछ, समझे क्या। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल, और ये हो गया सर्कमफ्रेंस के अलोंग, ठीक है। तो यही दो डायरेक्शन में डेवलप होगा। फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा रेडियल, क्या रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस, अलोंग रेडियस कहने का मतलब है, मतलब ये मान लो सेंटर है, तो इसके अलोंग, इस रेडियस के अलोंग ऐसे, इस तरह से, ऐसे रेडियल डायरेक्शन, ऐसा डेवलप होगा क्या, नहीं, रेडियल डायरेक्शन में डेवलप नहीं होता है, ठीक है। चूंकि रेडियल डायरेक्शन में किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस वगैरह डेवलप नहीं होता है, इसलिए वो जो एजम्पशन है हमारा, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर एंड बेंडिंग, है ना, आफ्टर ट्विस्टिंग, वो एजम्पशन वैलिड होता है यहाँ पर, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन नो शियर स्ट्रेस, ठीक है। सो ये ऑप्शन रहेगा, तो ये ऑप्शन गलत है, रेडियल डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। ड्यू टू टॉर्सन शियर स्ट्रेस डेवलप इन टू डायरेक्शन, सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन एंड योर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। तो ये देखो, जो सर्कमफरेंशियल डायरेक्शन के अलोंग डेवलप हो रहा है, क्या ये जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं इसके डायरेक्शन के बारे में, क्या इस शियर स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट हो गया, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट। तो क्या सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, तो परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल भी कह सकता है क्या एग्जाम में, ठीक है, कहेगा तो हम टिक लगाएंगे क्या, हाँ बिल्कुल। लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो डेवलप हो रहा है, क्या आपको देखने से लग रहा है इट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ शाफ्ट, एक्सिस ऑफ शाफ्ट, समझा, ठीक है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है, पैरेलल एंड ये परपेंडिकुलर, कौन सा पैरेलल कौन सा परपेंडिकुलर, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेडियल डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन ओनली। सो ड्यू टू टॉर्सन
दो डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, ध्यान रखने का, ठीक है। ड्यू टू टॉर्जन दो अलग अलग डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और ये जो शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल देखो यार, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब ये एक ऐसा आ रहा है, एक ऊपर ऐसा जा रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं, ये एक दूसरे से नॉर्मल है, ओके। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में अलाउ रेडियस आपका किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इसी कारण से रेडियस रिमेन अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। रेडियस अनचेंज्ड रहने का मतलब प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट आ जाती है, ये एजम्पशन आ जाती है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था जो ध्यान रखने वाली है। अब और एक कॉन्सेप्ट का हम बात करते हैं, फेलियर ऑफ मटेरियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सोम में आगे भी आपने पढ़ा है। तो देखो, कोई एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे अगर हम टॉर्सन अप्लाई कर देंगे, टी टॉर्क मैंने अप्लाई कर दिया, तो मेरे को पता है ड्यू टू टॉर्सन मटेरियल के अंदर ओनली शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ओनली शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। सो और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, बेंडिंग स्ट्रेस ये वो कुछ भी नहीं है। तो क्या ये केस ऑफ प्योर शियर हो गया? केस ऑफ प्योर शियर हो गया, प्योर शियर, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जनरली दो तरह का मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल, दूसरा होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल जनरली कमजोर होती है किसमें? शियर में। ये कमजोर होती है शियर, वीक होती है शियर में। ब्रिटल मटेरियल कमजोर होती है टेंशन में। सो अंडर प्योर शियर कंडीशन, चाहे वो मटेरियल डक्टाइल हो या ब्रिटल, अगर मटेरियल आपका डक्टाइल है तो उसका फेलियर होगा ड्यू टू शियर फोर्स, अगर मटेरियल आपका ब्रिटल है तो उसका फेलियर होगा ड्यू टू टेंशन, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने इस शाफ्ट के ऊपर देखिए, इस पे टॉर्सन लगा दिया टी इस तरह से, है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आपको लग रहा है ना। तो इसका अगर आप स्ट्रेस एलिमेंट लोगे, एक स्ट्रेस एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, तो ये टाउ, ये टाउ, फिर ये टाउ, ये टाउ, मतलब इस स्ट्रेस एलिमेंट को अगर मैं दिखाऊं तो ये शियर स्ट्रेस इधर 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 फिर इधर, दिस इज योर टाउ मैक्स, नथिंग टाउ मैक्स। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो फेस है आपका, है ना, 90 डिग्री वाला फेस है, ओके। ये जो फेस है ये मेरा है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, प्लेन ऑफ मैक्स शियर, मैक्सिमम शियर यही है, और उसकी वैल्यू कितना है प्लेन मैक्सिमम शियर की? टाउ मैक्स, उसका वैल्यू कितना है? टाउ मैक्स। ये टाउ मैक्स टॉर्सन के कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालेंगे जब आप कैलकुलेट करोगे। कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चा लोग? टाउ मैक्स प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, ये कहाँ होगा टाउ मैक्स? ड्यू टू टॉर्सन। देखो, ड्यू टू टॉर्सन जो मैक्सिमम शियर होगा, मैंने क्या बोला था, ये शाफ्ट के, अगर ये शाफ्ट है तो इसके फाइबर्स पे होगा, एक्सट्रीम फाइबर्स पर, है ना। तो एक्सट्रीम फाइबर के आसपास कोई एलिमेंट है तो वहां पे आपको मैक्सिमम शियर मिलेगा, ओके। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? ये आपका टॉर्सन टी अप्लाइड है, ठीक है। तो इसका आईपी निकाल लिया, पोलर मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लिया, ठीक है। तो टी बाई आई पी इंटू आर मैक्स इक्वल टू टाउ मैक्स होगा कि नहीं? समझे क्या? इस तरह से हम टाउ मैक्स निकाल लेंगे, ओके, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ टाउ मैक्स मैंने ऊपर क्यों लिया? देखिए, इस तरह से अगर टॉर्क लगाएंगे तो ये ऊपर की ओर एरो बना, ऐसा लग रहा है, तो हम टाउ मैक्स भी ऊपर दिखाएंगे, ध्यान रखना। नीचे इस तरह से अगर टॉर्सन होगा तो एरो देखिए ऐसा ऐसा दिखेगा, तो हम टाउ मैक्स सबसे पहले नीचे की ओर दिखाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेस एलिमेंट बना लेने का। समझ रहे हो? सब एग्जाम एकदम ऐसा पर उसके बाद साइन कन्वेंशन जिधर जैसा लगाना है उतना तो वो सब तो पता है ना, वो तो पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं सब कुछ डिटेल में। बस ऊपर ऊपर जहाँ पे बेसिक गलतियां हो सकती हैं उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो ये यहाँ से हमको ये समझ में आया कि इट इज ओनली, ये जो 90 डिग्री वाला प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, इट इज ओनली प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। सो ब्रिटल मटेरियल शियर में कमजोर होता है और 90 डिग्री पे मैक्सिमम शियर आ रहा है, तो ब्रिटल मटेरियल का जो फेलियर होगा, है ना, उसका जो फेलियर प्लेन होगा, सॉरी डक्टाइल मटेरियल का, वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा क्या?
है ना। तो मतलब डक्टाइल मटेरियल अंडर प्योर शियर कैसे फेल करेगा, वो दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। जो फेलियर प्लेन है वो 90 डिग्री होगा, मतलब दिस विल बी योर फेलियर प्लेन, मतलब वो शियर में फेल हो गया, मतलब इस तरह से कट जाएगा। डक्टाइल मटेरियल दो अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे क्या। अब ब्रिटल मटेरियल का बात करें तो ये टेंशन में फेल होगा। सो देखो, अगर ये 90 डिग्री वाला जो प्लेन है इट इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर से 45 डिग्री पर आपको प्रिंसिपल प्लेन्स मिलता है, और प्रिंसिपल प्लेन पे किसी एक प्लेन पे टेंशन रहता है, किसी दूसरे प्लेन पे कंप्रेशन रहता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इस फेस में मान लो टेंशन है, ओके, सिग्मा 1, और इधर कंप्रेशन है सिग्मा 2, और इनके वैल्यूज भी क्या होते हैं, टाउ मैक्स, है ना, दोनों का वैल्यू क्या होता है, टाउ मैक्स, याद है कि नहीं, ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, टाउ मैक्स। सो जो ब्रिटल मटेरियल का फेलियर होगा वो होगा अंडर टेंशन ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन व्हेन सब्जेक्टेड टू प्योर शियर। प्रिंसिपल टेंशन, ब्रिटल मटेरियल का फेलियर होगा प्रिंसिपल टेंशन में व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शियर, और इसका फेलियर प्लेन जो बनाएगा ये कितने डिग्री पर बनाएगा, 45 डिग्री पर विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर, 45 डिग्री पे विद द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। तो इसका ये जो फेलियर, इसको हेलिकल फेलियर भी कहा जाता है, हेलिकल फेलियर, मतलब ये मटेरियल जो होगा ब्रिटल मटेरियल ये कुछ इस तरह से 45 डिग्री पे ऐसा, जस्ट मिनट यार, इस तरह से कट के अलग होगा, है ना, 90 डिग्री पे नहीं, 45 डिग्री पे ऐसे कट के अलग होगा, समझे क्या, ओके। मतलब वर्टिकल से इस प्लेन का एंगल होगा 45 डिग्री, यही मतलब हुआ, समझे क्या। तो ये हेलिकल फेलियर भी इसको कहा जाता है। और डक्टाइल फेलियर शियर में फेल करेगा, और फेलियर प्लेन जो होगा 90 डिग्री पे होगा, समझे। तो ये फेलियर का बारे में समझ गए। केस ऑफ प्योर शियर बनता है जब हम टॉर्सन अप्लाई कर देते हैं, और मैक्सिमम टॉर्सन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये समझ में आया, T/IP इंटू आर मैक्स, आर मैक्स क्या हो जाएगा, D/2, समझ गया कि नहीं, ओके। नाउ देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते चलना है, जहाँ पे गलती होगा, जहाँ पे कंसेप्चुअल गलती हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान रखते चलना है। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या होता है, इन टॉर्सन, स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट इन टॉर्सन कैसे निकालेंगे, द एबिलिटी, इसका डेफिनेशन देखो, द एबिलिटी टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट। द एबिलिटी टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट is known as strength of shaft. T equal to tau into ZP. ZP क्या है, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस ZP means IP upon R max, IP upon R max, ठीक है, it is your ZP। और टाउ क्या है यहाँ पे, टाउ इक्वल टू परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन दिस शाफ्ट। अब देखिए यार, आप लोग देखिए, सुनिए, बात को अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो मान लो दो तरह का शाफ्ट है, एक है आपका सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, दूसरा है हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के शाफ्ट है। सॉलिड सर्कुलर में मटेरियल आपका ज्यादा, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, ठीक है, मतलब जो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का एक्सटर्नल डायमीटर है, फेरी डायमीटर, वो सेम है जो कि सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का है, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन सॉलिड सर्कुलर में पूरे सेक्शन में मटेरियल भरा हुआ है, हॉलो सर्कुलर में कुछ पोर्शन में मटेरियल भरा हुआ है, और बाकी में हॉलो है, मतलब खाली है, पाइप जैसा, ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा कि कौन सा शाफ्ट इन दोनों में स्ट्रांग होगा, कौन सा शाफ्ट इन दोनों में मजबूत होगा, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए, जिस दोनों सेम मटेरियल का भी बना हुआ है, मान लो अगर दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो दोनों के लिए जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी इट विल बी सेम कि नहीं, okay, it will be same because material is same, because your material is same। ये सब कंसेप्चुअल डाउट हो सकता है, यहाँ पे कंसेप्चुअल रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट क्या है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द टॉर्सन। तो अब चूंकि परमिसिबल शियर स्ट्रेस सेम हो गया, अब जो जितना टॉर्सन ले पाएगा उसका स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। तो ये किसके ऊपर बेसिकली डिपेंड कर जा रहा है, पोलर सेक्शन मॉडुलस के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या। तो ZP जिसका ज्यादा वो टॉर्सन उतना ज्यादा बियर कर पाएगा, जिसका ZP ज्यादा वो उतना ज्यादा टॉर्सन बियर कर पाएगा,
समझ में आ रहा है? सो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर सेक्शन मॉडुलस। हम ऐसे कह सकते हैं इफ देयर आर टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस and of so same material, then the permissible shear stress value for those cross sections will be same. Hence strength of shaft will be only depending on the polar section modulus. So for the shaft, the polar section modulus is greater, strength of shaft will be greater. समझ में आया? तो हॉलो और सर्कुलर में सब कुछ सेम रखते हुए हॉलो और सर्कुलर में अगर कंपेयर करोगे तो हॉलो शाफ्ट जो होता है इसका आप देखना कैलकुलेट करना जेडपी का वैल्यू ज़्यादा आ जाएगा हॉलो शाफ्ट का, और ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। सो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन हॉलो और सॉलिड सर्कुलर में टॉर्सन को कौन बेटर वे में रजिस्ट कर पाएगा, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है फॉर द सेम मटेरियल, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट क्या, तो इकोनॉमिकल डिज़ाइन होगा क्या, है ना। अगर केवल आपको टॉर्सन के करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन करना है तो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा टॉर्सन ट्विस्टिंग मूवमेंट को झेल पाएगा, प्लस मटेरियल भी हमको कम लगेगी। हाँ, पर यूनिट वेट ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट कम आएगा ना, पर यूनिट लेंथ, समझ रहे हैं, उसका वेट कम आएगा, मतलब कम मटेरियल में ही उतना लेंथ का आप शाफ्ट बना दोगे तो कॉस्ट आपको कम पड़ेगा, तो इकोनॉमिकल डिजाइन होगा, समझे, ठीक है। तो इसलिए आप जब हम ये देखते हैं ना कौन सा गाड़ी वाड़ी का डिजाइन देखते हैं तो उसमें देखिएगा ज्यादा हॉलो पाइप जैसा एक्सल भी नहीं तो एक्सल तक को हॉलो शाफ्ट का यूज किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों तीन छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाते हैं, कौन कौन से जो हमको ध्यान में रखना है। स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट देख लिया, टॉर्सनल रिजिडिटी क्या होता है, टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है। चलो इन तीनों को आपको समझाता हूँ। तो मेरे पास टॉर्सन फॉर्मूला क्या है, T अपॉन आई पी इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये चीज़ है, ये फॉर्मूला मेरे पास है, ठीक है। सो यहाँ पे अभी ये टाउ बाई आर वाले पार्ट को खत्म कर देता हूँ, मैं एनालिसिस करूँगा अपना T अपॉन आई पी इक्वल टू जी थीटा बाई एल वाले पार्ट में, ठीक है, जी थीटा अपॉन एल वाले पार्ट में मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूँ, एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये थीटा क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर इसका वैल्यू मेरे को निकालना है तो थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, टी एल बाई जी आई पी लिख सकता हूँ कि नहीं, थीटा इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी, या फिर इसको और कैसे लिखा जा सकता है, टी अपॉन टी डिवाइडेड बाई जी आई पी बाई एल, इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं, टी डिवाइडेड बाई जी आई पी अपॉन एल। या फिर इसको अगर यहां से अब इस इक्वेशन को यूज करके मैं टी का वैल्यू निकालने का कोशिश करूं तो टी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली टी इक्वल टू मैं लिख सकता हूं जी आई पी बाई एल इंटू थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, टी इक्वल टू मतलब टॉर्सन इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह से मैं फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कुछ भी लिख सकता हूं। तो जो टॉर्सनल रिजिडिटी होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताता हूं, व्हाट इज योर टॉर्सनल रिजिडिटी। टॉर्सनल रिजिडिटी टी आर इक्वल टू टॉर्सनल रिजिडिटी, ये होता है जी आई पी, ठीक है, इतना। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में रहेगी, या फिर न्यूटन एमएम स्क्वायर, है ना, इस तरह से रहेगी। क्यों, आईपी का यूनिट mm4 या मीटर 4, और इसका यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर। ओके, तो इधर से mm स्क्वायर इधर खत्म, तो ऊपर बचा mm स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन mm स्क्वायर। तो इस तरह का यूनिट आ जाएगा आपका टॉर्सनल रिजिडिटी का, समझ गए, इट इज योर टॉर्सनल रिजिडिटी। अब दूसरा चीज मैं पूछूं आपसे, टॉर्सनल स्टिफनेस क्या होता है, एक मिनट बस। तो अभी मैंने देखा, आपको फॉर्मूला आपको बताया मैंने, टी इक्वल टू थीटा टाइम्स थीटा इंटू जी आई पी अपॉन एल, जी आई पी अपॉन एल। टॉर्सनल स्टिफनेस इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू यूनिट angle of twist
एंगल ऑफ ट्विस्ट इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्सन, इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ठीक है, इसको हम कहते हैं टॉर्सनल स्टिफनेस, टीएस। ये हो गया आपका टॉर्सनल स्टिफनेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस वाले ऊपर वाले इक्वेशन में मैं थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दूं, 1 रेडियन, थीटा का वैल्यू क्या पुट कर दिया, t इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन इंटू जी आई पी बाई एल, सॉरी ये आई कहां से आ गया, जी आई पी अपॉन एल, ओके, जी आई पी अपॉन एल। तो अकॉर्डिंग टू आप डेफिनेशन देखो, टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। जब थीटा आपका 1 रेडियन है तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, जी आई पी अपॉन एल, क्या, ठीक है, टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, जी आई पी अपॉन एल। सो टॉर्सनल स्टिफनेस अगर आपसे निकालने के लिए कोई पूछ दे, टीएस टॉर्सनल स्टिफनेस, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, जी आई पी अपॉन एल। इसका यूनिट क्या होगा, देखो जी आई पी का यूनिट आपको पता है, जी आई पी का यूनिट अभी आपने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस फॉर्म में है, ठीक है। अभी नीचे क्या है, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे एल था, तो एल का यूनिट मीटर वाले फॉर्म में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो यहां से ये मीटर आ जाएगा, जी आई पी अपन एल का यूनिट न्यूटन मीटर में आ जाएगा इस तरह से, डिवाइडेड बाय पर रेडियन, पर रेडियन, ओके, क्योंकि हमको मेरा जो टॉर्सनल स्टिफनेस है वो क्या है, वो है जी आई पी अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, तो मैं टी अपॉन 1 रेडियन कर दूंगा, ओके, टी को न्यूटन मीटर, तो न्यूटन मीटर पर रेडियन या फिर टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज योर टॉर्सनल स्टिफनेस, टॉर्क प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज टॉर्सनल स्टिफनेस। अब जस्ट टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी का अगर बात करूंगा, टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी टीएफ का मींस यूनिट, सॉरी यूनिट टॉर्क के कारण, यूनिट टॉर्क के कारण आपका थीटा कितना प्रोड्यूस होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, यूनिट टॉर्क के कारण एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड, इसको हम कहेंगे टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, जस्ट उसका टॉर्सनल स्टिफनेस का इनवर्स हो जाएगा क्या, टॉर्सनल स्टिफनेस का उल्टा हो जाएगा क्या, मींस एल अपॉन जी आई पी, ये हो गया आपका टॉर्सनल फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, मतलब यूनिट टॉर्क। अब यहाँ पे मतलब टी का वैल्यू है 1 न्यूटन मीटर, है ना, तो 1 न्यूटन मीटर टॉर्क अगर आप अप्लाई कर रहे हो शाफ्ट के ऊपर, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा कितना रेडियन बन रहा है ना, तो इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन, रेडियन पर न्यूटन मीटर, रेडियन पर न्यूटन मीटर, जस्ट उल्टा, मतलब इनवर्स ऑफ टॉर्सनल स्टिफनेस की नहीं, समझे, टॉर्सनल स्टिफनेस का इनवर्स या फिर उसका जस्ट उल्टा। सो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, इनका यूनिट्स को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल डाउट हो जाता है, बच्चों को ये पता नहीं रहता कि इन डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंस क्या है, तो क्वेश्चन में डाउट हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, गलत करके आ जाओगे। मेरे प्यारे बच्चा लोग, क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बस थोड़ा अटेंटिव रहना है बच्चे, काम हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो अभी कॉन्सेप्ट बताया स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी का, इसको मैं लिंकअप करवा देता हूँ स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर में हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हमने निकालना सीखा था और किया था वहाँ पे। तो देखो यार, सेम चीज है, यही चीज है कि नहीं, मतलब क्या कर रहे हैं बेसिकली, मतलब जब हम फ्लेक्सिबिलिटी निकालते हैं तो जो भी फोर्स है यहाँ पे, जैसे टॉर्सन आपका फोर्स है ना, तो यूनिट फोर्स हम अप्लाई कर देंगे और कितना कितना डिफ्लेक्शन हुआ इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। यूनिट फोर्स अप्लाई करके उस फोर्स के कारण कितने कितने डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होंगे निकाल लेंगे, या फिर रोटेशन, यूनिट मूवमेंट अप्लाई करके कितने कितने रोटेशन प्रोड्यूस होंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिलता है। सिमिलरली यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करके कितना कितना फोर्स निकलेगा, कितना कितना फोर्स डेवलप हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये चीज को हमने वहां पे देखा था, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, अपोजिट, समझे। और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स, ये सारे जो होते हैं ये जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं,
है ना, ये वो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज था उनका, तो वो सर स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन जस्ट मैं आपको लिंकअप करवा दिया, याद करवा दिया एक बार फिर से। स्ट्रक्चर एनालिसिस का अपने वीडियो कोर्स में मैंने बहुत प्यार से समझाया आप लोगों को। कम एंड एनरोल, वॉच द कंप्लीट स्ट्रक्चर एनालिसिस पेपर फॉर एनरोलमेंट, कॉन्टैक्ट अस 7008-420-353। डाउनलोड आवर कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप, इसी नंबर से अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप आइए ज्वाइन करिए, वहाँ पे डाउट डिस्कशन होते रहती है। अब और एक कॉन्सेप्ट देखो यार, मान लो ये क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल तो नहीं बन रहा है, देखना अच्छे से, ठीक है। इसका ये अंडा बन गया, चलो कोई बात नहीं। इसका डायमीटर था d, टोटल डाया है d, ओके। इसका शियर स्ट्रेस वेरिएशन जो होगा वो लीनियर होगा ड्यू टू टॉर्सन। तो इस तरह से मैंने इसका वेरिएशन दिखा दिया, ठीक है, लीनियर वेरिएशन दिखा दिया। अभी इसका जो शियर स्ट्रेस है वो मैक्सिमम कहाँ पर है, टाउ मैक्स आपको सरफेस में मैक्सिमम मिलेगा, एट फेरी आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, शियर स्ट्रेस ड्यू टू टॉर्सन जो डेवलप हो रहा है उसका जो मैक्सिमम मिल रहा है वो सरफेस पे मिल रहा है, लेकिन शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स जो डेवलप हो रहा था एट सरफेस, है ना, उसका वैल्यू था 0, न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम मिलता था, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिफरेंस याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब कंसेप्ट आते हैं, इन सब चीज़ों का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। और उसका वेरिएशन भी नॉन लीनियर होता था, पैराबोलिक वेरिएशन जनरली होता था, है ना। लेकिन डिज़ाइन में, आरसीसी डिज़ाइन में हम उस वेरिएशन को हम कैसा एज्यूम करते थे, यूनिफॉर्म वेरिएशन एज्यूम करके हम शियर के लिए आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते थे, ठीक है। याद आ रहा है, ओके, सब कुछ मैंने बताया आपको। तो देखो, लेट्स सपोज कि मेरे को टाउ मैक्स की वैल्यू बतानी है, ये मैं कैसे बताऊंगा। तो देखिए मेरे पास टॉर्सन फॉर्मूला क्या है, T/IP इक्वल टू टाउ बाई आर है कि नहीं, है ना। सो मान लो आपके पास ये शाफ्ट था, एक शाफ्ट है, इस पर आपने ऑफ लेंथ L, इस पर आपने फ्री एंड पे टॉर्सन लगा दिया था T, ठीक है। इसका सेक्शन का IP वगैरह निकाल लोगे, ओके, IP वगैरह निकाल लोगे। सो टाउ आपको कैलकुलेट करना है एट एनी लेवल, लेट्स सपोज इस लेवल पे हमको टाउ कैलकुलेट करना है, ये कितना होगा, तो इस लेवल पे R का वैल्यू कितना होगा वो हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा टाउ इक्वल टू T/IP इंटू R, इस तरह से निकाल लेंगे टाउ, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से टाउ निकालना थोड़ा ठीक है, क्वेश्चन में डेटा दिया होगा तो ठीक है, आप निकाल लोगे इजीली। लेकिन अभी मैं टाउ मैक्स और ये टाउ बाय आर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता हूँ। देखिए चूंकि ये लीनियर है तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आर मैक्स है मान लो, ठीक है, ये क्या है आर मैक्स, तो मैं लिख सकता हूँ टाउ मैक्स बाई आर मैक्स इक्वल टू टाउ बाई आर, टाउ बाई आर। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ बाई आर इंटू आर मैक्स, है ना। और ये टाउ बाय आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ बाय आर का अगर वैल्यू पता नहीं है ना, अगर वैल्यू पता नहीं है तो इसको हम डायरेक्टली T/IP भी लिख सकते हैं क्या, T/IP इंटू आर मैक्स, तो यही चीज़ हो जाएगा टाउ मैक्स, क्या समझ में आ रहा है। सो अगर क्वेश्चन में कभी कभी होता है ओके कि आपको केवल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया है, इससे आपको शियर स्ट्रेस एट एनी लेवल एनी अदर लेवल आपको पूछा है और इसी फॉर्मूला को वो यूज करवाना चाहता है, ठीक है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा एनालिसिस जस्ट छोटा सा, कोई जरूरी नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन कर दिया मैंने। तो इस तरह से इक्वेशंस को उलट पुलट करके हम लिख सकते हैं, सेम वही टॉर्सन फॉर्मूला है, उसी को कभी इधर से कभी उधर से जैसे मन किया मैंने वैसे लिखना शुरू कर दिया। क्लियर है। अभी देखो क्वेश्चन में कभी कभी एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा निकालने के लिए भी पूछ देता है, तो वही टॉर्सन इक्वेशन को यूज करके निकाल लेना है। अब चलिए मैं बात करता हूँ कनेक्शन ऑफ शाफ्ट का, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखना है। अब दो ही कॉन्सेप्ट बचा है, कनेक्शन ऑफ शाफ्ट और स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर बता दूंगा तो टॉर्सन आपका खत्म, पूरा का पूरा टॉर्सन खत्म। दो तरह के हमारे पास कनेक्शन होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज कनेक्शन में अगर मैं बात करूं तो शाफ्ट किस तरह से दिखेगा आपको क्वेश्चन में, ऐसा रहेगा, मान लो ये एक शाफ्ट है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायामीटर का ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट नंबर 1,
इसी शाफ्ट से कोई दूसरा डायमीटर का और एक शाफ्ट कनेक्टेड है, ओके ऐसा, इसका मान लो लेंथ L1 है, इसका मान लो लेंथ L2 है, दिस इज शाफ्ट नंबर 2। अभी यहाँ पर आपको एक टॉर्सन लगा दिया है T, फ्री एंड पर T, समझे। सो अब आपसे पूछेगा कि टॉर्सन का इस शाफ्ट के लिए जो कंडीशन बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगे, देखना यहाँ पे फ्री एंड पे टॉर्सन लगा है, तो शाफ्ट नंबर 1 में मान लो टॉर्सन का वैल्यू है, टॉर्क का वैल्यू T1, सॉरी ये शाफ्ट नंबर 2, इसमें टॉर्क का वैल्यू T2, इसमें टॉर्क का वैल्यू है T1। सो सीरीज कनेक्शन अगर इस तरह का कनेक्शन हुआ तो जो टॉर्सन होगा फ्री एंड पे लगाएगा, यही टॉर्सन रहेगा आपका शाफ्ट नंबर 2 में और यही टॉर्सन होगा आपका शाफ्ट नंबर 1 में। ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट का। देखो चूंकि यहाँ पे टॉर्सनल रिएक्शन होगा कहाँ पे, फिक्स सपोर्ट पे, तो यहाँ पे थीटा A विल बी ऑलवेज 0। जहाँ पे टॉर्सन रिएक्शन होगा वहाँ पे थीटा A 0, मतलब फिक्स सपोर्ट थीटा A 0, समझ गए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का इक्वेशन बनेगा, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा AC इक्वल टू 0, थीटा AC इक्वल टू 0। इसका मतलब कहने का क्या बात है, नहीं थीटा AC इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते यार, थीटा AC 0 दूसरे केस में लिखेंगे हम। यहाँ पे थीटा AC को हम कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट का एक इक्वेशन बन जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गया एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ ट्विस्ट का, थीटा AC इक्वल टू क्या होगा, थीटा AB प्लस थीटा BC, हम ऐसे लिखेंगे। अब थीटा AB थीटा BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही T अपॉन IP इक्वल टू G थीटा बाई L है मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का क्या वैल्यू निकल जाएगा, फॉर्मूला TL बाई GIP, ये बन रहा है, ठीक है, थीटा का इक्वेशन बन रहा है। सो थीटा AB निकालना है, थीटा AB निकालना है, थीटा AB, तो हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन AB सेक्शन, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ओके, मतलब AB सेक्शन में, वो भी कहाँ पर, एट एनी पर्टिकुलर लेंथ। क्यों एट एनी, यहाँ पे क्वेश्चन में L भी तो गिवन है ना, जिस लेंथ पे आप निकालना चाहते हो, यहाँ पर कहीं पर भी, है ना, आप निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने बोला था जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है इसका वेरिएशन लेंथ के अलावा होता है, लेकिन किसी एक क्रॉस सेक्शन पे कांस्टेंट होती है। सो एट एनी पर्टिकुलर लेंथ कोई एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा, तो वहां पर आप थीटा निकालोगे तो उस पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए वो थीटा वैलिड होगा, समझे, लेकिन डिफरेंट लेंथ पे डिफरेंट होगा थीटा का वैल्यू, समझ में आ रहा है, ठीक है ये कॉन्सेप्ट। सो मैं जनरल इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ, टॉर्क इन AB इंटू लेंथ, जिस सेक्शन पे भी निकालना है मेरे को थीटा, ओके। तो मेरे को कहाँ पे निकालना है, मान लो पॉइंट B पर निकालना है, ओके, पॉइंट B पर जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे निकालना है। तो L का वैल्यू मैं L1 पुट कर दूंगा, L1 डिवाइडेड बाई G इंटू IP1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से देखो, यहाँ फिर थीटा AB को हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा B माइनस थीटा A, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे थीटा A का वैल्यू क्या है, 0, तो थीटा B इक्वल टू क्या हो गया, TAB इंटू L1 बाई GIP1, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं क्या, थीटा B2C, इसके लिए क्या, टॉर्क इन B2C शाफ्ट इंटू, हमको बेसिकली क्या निकालना है, थीटा एट C निकालना है, ओके। तो हम लेंथ पुट कर देंगे, शाफ्ट का लेंथ पुट कर देंगे 2 L2 डिवाइडेड बाई GIP2, ओके, GIP2। तो ये बन गया थीटा BC का फॉर्मूला, ठीक है, ये बन गया किसका, थीटा BC का फॉर्मूला। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट का इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से, थीटा AB प्लस थीटा BC, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें, फिर ये एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके जो भी क्वेश्चन में अननोन होगा, अननोन को हम निकाल लेंगे, सीरीज कनेक्शन में जो भी अननोन दिया रहेगा उस अननोन को निकाल लेंगे, समझे क्या। और सीरीज कनेक्शन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकता है वो, ओके, या फिर T को कभी अननोन रख देगा, या फिर आपसे पूछ लेगा थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट एट C कितना है, या फिर आपको पूछ लेगा एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सेक्शन B कितना है ना। इन अब ये भी पूछ लेगा शाफ्ट 1 पे पूछ लेगा, शाफ्ट 2 पर पूछ लेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कहाँ पर, एट सेक्शन B, तो एट सेक्शन B ये तो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर है ना, एट सेक्शन B मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर लेंथ पर है, ओके, फ्रॉम दिस फिक्स्ड एंड A। तो एट सेक्शन B चाहे वो शाफ्ट 1 के लिए देखे, शाफ्ट 2 के लिए देखे, इसको एक ही सेक्शन माना जाएगा, थीटा एट B का एक ही वैल्यू होगा फॉर
और ये जो एंगल ऑफ ट्विस्ट का वैल्यू होगा इट विल बी सेम फॉर बोथ दी सेक्शन, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2, ठीक है, शाफ्ट 2 दोनों के लिए सेम रहेगा। अभी आप मेरे को ये बताइए कि थीटा बी बड़ा होगा या थीटा सी बड़ा होगा, एक क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ से। तो देखो इसको कैसे जवाब दोगे, ये सब लिख लिया, ठीक है। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, थीटा बी बड़ा होगा, थीटा बी एंड थीटा सी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, थीटा बी थीटा सी। तो थीटा सी कहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ साफ, यहाँ से यहाँ साफ, ठीक है, ये लेंथ L1 ये लेंथ L2 है। तो देखिए एक टॉर्क लगा इधर T, मतलब भले ही आपने टॉर्सन लगा दिया कहाँ पर, फ्री एंड पे लगा दिया, फ्री एंड पे लगा दिया, लेकिन जब हम थीटा निकाल रहे हैं, थीटा ए तो आपका 0 है, थीटा ए तो 0 है, तो थीटा बी जब हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू हमने कितना निकाला थीटा बी का, टॉर्क इन शाफ्ट बी, टॉर्क इन शाफ्ट बी का मैग्नीट्यूड कितना है, लेट्स सपोज ऐसा टॉर्क दिया है तो केवल एक ही टॉर्क दिया है फ्री एंड पे, तो ये भी होगा T। तो आपने थीटा बी यहाँ से निकाल लिया, थीटा बी इक्वल टू निकाल लिया T इंटू L1 बाई जी आई पी थीटा 1, जी आई पी 1, ठीक है, ऐसे आपने निकाल लिया थीटा बी का वैल्यू। अब थीटा सी का जब वैल्यू आप निकालोगे, थीटा सी का यहाँ पे, तो ये देखिए हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन कि थीटा ए सी अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा सी माइनस थीटा ए, जो कि होगा थीटा सी, क्योंकि थीटा ए का वैल्यू मेरा 0 है। और थीटा ए सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा फॉर ए बी प्लस थीटा फॉर बी सी, थीटा फॉर ए बी प्लस थीटा फॉर बी सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूं अगर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि थीटा फॉर बी माइनस थीटा फॉर ए प्लस थीटा फॉर सी माइनस थीटा फॉर बी। तो यहाँ से देखिए ये सारे कट जाएगा, ये थीटा बी यहाँ प्लस में इधर माइनस में, ये खत्म, थीटा ए का वैल्यू 0, तो ये थीटा ए सी है ना, जो यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिखा था उसको एक्सपेंड करके तोड़ के भी लिखे तो वही थीटा सी का वैल्यू आ रहा है। तो देखो अंडर टॉर्सन T1 सेक्शन बी पर, ठीक है, जो आपका एक ट्विस्टिंग हुआ इन डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट, इन डायरेक्शन ऑफ टॉर्सनल मूवमेंट, मान लीजिए कुछ रेडियन हुआ है ना, मतलब x रेडियन हुआ, इतना ट्विस्ट हो गया, तो ये जो x रेडियन एट सेक्शन बी आपको मिल रहा है, तो ये सेक्शन बी पर तो दोनों तरह का मेंबर आपका कनेक्टेड है ना, दोनों तरह का मेंबर कनेक्टेड है, कहने का मतलब है मेंबर 1 भी कनेक्टेड है, मेंबर 2 भी कनेक्टेड है। तो एट सेक्शन बी है ना, एट सेक्शन बी तक में क्या हुआ होगा, ड्यू टू ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ मेंबर 1 है ना, ड्यू टू ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ मेंबर 1, मेंबर 2 में भी एक ट्विस्ट आ चुकी होगी, कितना का, मेंबर 2 में कितना का ट्विस्ट आ चुकी होगी, वही सेम थीटा बी का ट्विस्ट आ चुकी होगी मेंबर 2 में भी। अब थीटा एट सी निकालना है आपको, ओके। तो हम जो कैलकुलेट करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें अगर टॉर्सन का मोमेंट वही है, सॉरी टॉर्सनल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, ओके, जो आपका मेंबर 1 के लिए था, तो क्या होगा फिर, और आगे ट्विस्ट होगा, क्या और आगे ट्विस्ट होगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बी आपका थीटा सी जो होगा वो ज्यादा होगा, क्या समझे। हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ मोमेंट सेम है जनरली, लेकिन अगर डायरेक्शन में रिवर्स दे दिया है, तो अगर इस तरह का, मतलब इस तरफ आपने ट्विस्ट निकाला, लेकिन अब इसमें मेंबर बीसी में, ठीक है, आपका ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जितना इधर ऐसे ट्विस्ट हुआ था उसको अब कैंसिल होगा, इधर ट्विस्ट होगा, समझे। तो ऐसा होता है, तो वो डिपेंड करेगा ट्विस्टिंग मोमेंट के डायरेक्शन के ऊपर। लेकिन मान लीजिए ट्विस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन सेम है दोनों ही मेंबर के लिए, है ना, दोनों ही मेंबर के लिए ट्विस्टिंग मोमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में थीटा बी का जो वैल्यू है वो कम होगा, लेकिन थीटा सी का वैल्यू ज़्यादा होगा, समझ गए, ओके। थीटा सी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मतलब वो अगर ऐसा होगा कि मान लो इसे कैलकुलेट करके देखिएगा, ऐसा ही आएगा, मेरे दिमाग में सब कुछ फीड है। ये मान लीजिए शाफ्ट 1 है, ये शाफ्ट 2 है, ठीक है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे बात करते हैं, और ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए। यहाँ पे ऐसा ट्विस्ट टॉर्सन था T1, यहाँ पे ऐसा टॉर्सन था T2,
अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे थीटा बी और इधर मैं बात कर रहा हूँ थीटा सी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा? तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, किसके मैग्नीट्यूड के ऊपर अब डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर थीटा वन थीटा टू। अब इस केस में देखो, इस केस में जनरली ऐसा होगा कि थीटा सी का जो वैल्यू होगा लेस देन थीटा वन, सॉरी थीटा बी। क्यों? क्योंकि देखिए T1 मोमेंट के कारण थीटा बी पे मान लीजिए सम ट्विस्टिंग आया थीटा बी सम वैल्यू। अब थीटा सी जो ट्विस्ट आप देखते वो देखते विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बी, तो विथ रेस्पेक्ट टू थीटा बी अगर देखेंगे तो जो सेकेंड मेंबर है इस पर टॉर्सन मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, समझे क्या? तो कुछ ना कुछ जो थीटा जितना हुआ था वो कमेगा, क्या उसमें रिलीज होगा, वो कमेगा, समझ रहे हैं? तो थीटा एट सी ऑब्वियसली आपको कम देखने को मिलेगा, लेसर वैल्यू, समथिंग लेसर वैल्यू। अभी मान लो ऐसा हो गया कि T2 का जो वैल्यू है इट बिकम्स ग्रेटर देन T1, T2 का जो वैल्यू है ये T1 से ग्रेटर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि थीटा एट बी जितना मिला था, जितना ट्विस्ट हुआ था, ओके, अब थीटा सी जब एंगल ऑफ ट्विस्ट देखोगे ये इतना ज्यादा मुड़ गया होगा कि मत पूछो। मतलब थीटा बी का मैग्नीट्यूड जितना आया था उतना तो आएगा ही आएगा, उसके बियॉन्ड भी और मुड़ जाएगी, मतलब वो बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर समझ रहे हैं? तो ऐसे केसेस में इस पॉइंट के अबाउट ये जो सेक्शन है, सेक्शन एट बी, इस सेक्शन के अबाउट मटेरियल मुड़ के टूट के अलग हो जाने का चांस होगा, कंडीशन बनेगा। क्या फीलिंग आ रही है, समझ पा रहे हो? मुड़ के टूट के अलग हो जाने का कंडीशन बनेगा, ओके। तो इस तरह से थीटा बीटा को देखना पड़ता है, ओके। और इस पर क्वेश्चन आता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन, कि थीटा का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ आपके शाफ्ट में कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ पर कितना, क्या नहीं, ठीक है? ये सब सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये थीटा का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये सीरीज कनेक्शन में पहला कनेक्शन टाइप। दूसरा टाइप ऑफ सीरीज कनेक्शन में बता रहा हूँ, सेकेंड टाइप, ये कंपोजिट शाफ्ट होती है, ठीक है? मतलब यहाँ पे दो अलग अलग शाफ्ट है, ओके। एक शाफ्ट और पहला वाला शाफ्ट के अंदर में दूसरा शाफ्ट, पहला वाला शाफ्ट के अंदर में दूसरा शाफ्ट। तो ये भी एक तरह का सीरीज कनेक्शन है। अब यहाँ पे मान लो फ्री एंड पे एक टॉर्सन लगा दिया मैंने टी। अब ये जो टॉर्क है, ये मान लो ये पहला शाफ्ट था, ये दूसरा शाफ्ट है। अब ये जो टॉर्क है इस शाफ्ट के ऊपर किसी भी सेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ। इसके मान लीजिए इसका टॉर्सनल या फिर शियर मॉडुलस है G1, इसका शियर मॉडुलस है G2। सो अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, समझे क्या? अकॉर्डिंग टू मटेरियल स्ट्रेंथ आपका ये टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये जो टॉर्सन है इस सेक्शन पे, ये कौन कैरी करेगा? शाफ्ट नंबर 1 अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैरी करेगा, शाफ्ट नंबर 2 अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कैरी करेगा। सो टोटल टी एट एनी सेक्शन विल बी हियर इन दिस केस T1 प्लस T2, ये एक इक्वेशन बनेगा। लेकिन अगर थीटा का बात करें, एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो कोई भी सेक्शन ले लो, यहाँ पे कहीं पर भी ले लो, थीटा विल बी सेम, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, समझे क्या? थीटा विल बी सेम। तो ये एक इक्वेशन बनेगा, कंडीशन 1, सॉल्यूशन सॉल्व करने का इस तरह का क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, T1 L बाई GIP1 इक्वल टू T2 L अपॉन GIP2, ये आपका दूसरा कंडीशन सीरीज कनेक्शन के अंदर, समझे? थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन इज पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन जैसे कि मान लो दोनों बगल फिक्स्ड है शाफ्ट, बीच में एक जॉइंट है और एक शाफ्ट है, इधर भी इस एंड पे फिक्स, ये ABC, ठीक है? इस जॉइंट पे एक टॉर्सन लगा दिया, या फिर कहीं पर भी टॉर्सन लगा दो, कोई मतलब नहीं है, ओके। इधर लगाओ, उधर लगाओ, इधर लगाओ, यहाँ लगाओ, कुछ नहीं, बस इस तरह का पैटर्न में है, ठीक है, आपका शाफ्ट। तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, इसको क्या कहेंगे? पैरेलली कनेक्टेड। अब इस केस में क्या होगा, जो टॉर्सन का वैल्यू है, ठीक है, टॉर्सन का वैल्यू वो तो आप निकालोगे यार सॉल्व करके, ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये सब चीज वीडियो लेक्चर में बताया है। इसका टॉर्सन का वैल्यू सॉल्व करोगे, इसमें मान लो टॉर्क कितना आएगा 1, शाफ्ट नंबर 2 में, शाफ्ट नंबर 2 में इसका टॉर्सन आपको निकालना होगा कैलकुलेट करके, ओके। मतलब कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे एंड ए है, एंड बी दोनों फिक्स है, तो एंड ए पर टॉर्क का वैल्यू कितना है, ओके।
एंड सी पर कितना है, टी ए निकालो, फिर टी सी निकालो, है ना, सॉल्व करके टी ए टी सी सॉल्व करके निकालेंगे अननोन वैल्यूज। फिर हम टॉर्सन निकाल लेंगे किसमें, इसमें कितना है एक्स एक्स सेक्शन पे, बी सी शाफ्ट में, ए बी शाफ्ट में एक्स एक्स सेक्शन पे कितना है, टॉर्क का वैल्यू निकल जाएगा इजीली, समझे। इसके लिए जो लेकिन कंडीशन क्वेश्चन बनेगा, मतलब आपका कंडीशन बनेगा एक कंडीशन कि थीटा ए टू बी ओके प्लस थीटा बी टू सी विल बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आपका दोनों एंड फिक्स्ड एंड है, कौन सा, ए और सी। सो ओवरऑल अगर मैं इक्वेशन लिखूं कि थीटा ए सी, तो ये क्या होगा, थीटा सी माइनस थीटा ए, तो दोनों फिक्स्ड एंड है, तो ये 0 होना चाहिए, ये भी मेरा 0 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे क्या, ये मेरा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, ये मैंडेटरी इक्वेशन है, तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, समझे। स्ट्रेन एनर्जी इन टॉर्सन, इसके ऊपर मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करवा दिया, आप वीडियो कोर्स में देख लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम कंपैरिजन बताएंगे हॉलो और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट में। तो देखिए स्ट्रेन क्योंकि टॉर्सनल स्ट्रेंथ ऑफ हॉलो शाफ्ट ज्यादा है, तो स्ट्रेन एनर्जी भी हॉलो शाफ्ट ज्यादा स्टोर कर पाएगा एज कंपेयर टू टॉर्सन। मतलब टॉर्सन में जो है ना हॉलो शाफ्ट ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू क्या, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। सो रेशियो ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ये पूछता है। सो स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्सन है ना स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन द मटेरियल फॉर सॉलिड सर्कुलर। सॉलिड सर्कुलर ये हॉलो सर्कुलर, ये सॉलिड सर्कुलर, इसका जो रेशियो होता है इट इज आर नॉट स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर बाई आर नॉट स्क्वायर। ये आर नॉट आर आई ऐसा समझ रहे हैं ना, मतलब हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का इनर रेडियस आर आई एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का आउटर रेडियस आर नॉट, और आउटर रेडियस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आर नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर आई, है कि नहीं। Hence this ratio will be greater than 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि hollow circular shaft is more powerful in resisting torsion as compared to solid circular shaft। समझे क्या। अभी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू टॉर्सन हम कैसे निकालते हैं, सेम कॉन्सेप्ट देखिए, सेम कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। हम अगर नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 1/2 सिग्मा इंटू स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन। उसी तरह टॉर्सन के कारण लिखेंगे यूनिएक्सियल टॉर्सन, मतलब 1/2 शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेन फाई। फिर इसी को एक्सपैंड करो थोड़ा, 1/2 इंटू शियर स्ट्रेस टाउ इंटू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, टाउ बाई जी, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ स्क्वायर बाई 2g। सो दिस इज योर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसका डेरिवेशन कंप्लीट करा दिया वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। या फिर जैसे हम लिखते हैं ड्यू टू टॉर्क, है ना, ड्यू टू टॉर्क अगर स्ट्रेन एनर्जी लिखना, ये स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, ये तो स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से आपने लिखा, तो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट जो यूज होगा स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन में यूज होता है, ध्यान रखिए डेरिवेशन में यूज होगा। लेकिन अगर मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट को अगर यूज करो, जैसे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट mx² dx/2ei लिखते हैं ना, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। इसी तरह स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू टॉर्सन अगर लिखना है किसी सेक्शन पे, तो tx² dx/2gip, सॉरी समझ रहे हो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो याद दिला दिया बस इक्वेशन को। ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शाफ्ट ड्यू टू टॉर्सन मूवमेंट, टॉर्सनल मूवमेंट, ओके। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, और इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इस पर बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेशन आप देख लीजिए, हमने करा दिया है। सो इसी के साथ टॉर्सन के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हुए, जो बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इतना फॉर्मूला आपको टॉर्सन से ध्यान रखना ही होता है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दे दिया गया है, ग्रुप पे आइए, ज्वाइन करिए, सब कुछ सॉल्व कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूँ कि गेट के सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए थे 2022 के लिए, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। सोम का स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, फिर धीरे धीरे सारे पेपर का करवा देंगे दिसंबर से पहले। तो बने रहिएगा चैनल पे, अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।